पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में हमने पढ़ा था जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है जो व्हाइट कलर का रहता है वो ब्रेक होके ग्रे कलर के सिल्वर और क्लोराइड गैस में टूट जाता है। उसी तरीके से हमने पढ़ा था सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो रहता है वो येलो कलर का रहता है और वो टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर के सिल्वर और ब्रोमाइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा हमने ये जाना था कि ये जो होता है हेलोजन्स का रिएक्शन, सिल्वर हैलाइड्स का जो रिएक्शन होता है वो किसमें आता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में हमने क्या पढ़ा था, जब हम वाटर को ब्रेक करते हैं तो वो किसमें टूट जाता है, H2 प्लस O2 में टूट जाता है। जो हमारा H2 रहता है वो पॉजिटिव रहता है, वो कहाँ जा जाता है, कैथोड पे चला जाता है, और जो हमारा O2 रहता है वो निगेटिव रहता है तो वो अट्रैक्ट होकर कहाँ पे चला जाता है, एनोड पे चला जाता है। उसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि इसका रेशियो क्या रहता है, ये 2:1 के फॉर्म में पाया जाता है बाय वॉल्यूम और 1:8 के फॉर्म में पाया जाता है बाय मास। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि कैंडल बर्निंग टेस्ट। कैंडल बर्निंग टेस्ट में हमने क्या पढ़ा था, जो हाइड्रोजन गैस है अगर उसके पास हम कैंडल को ले जाएंगे तो वहां पर पॉपिंग का साउंड आएगा और हमारा कैंडल बुझ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन खुद कंबस्टाइल होता है बट सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं होता। लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन रहता है उसके करीब हम कैंडल को लेके जाएंगे तो हमारा कैंडल ब्राइटली बर्न करने लगेगा, और जो हमारा ऑक्सीजन रहता है वो कंबस्टाइल नहीं होता बट सपोर्टर ऑफ द कंबशन होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जोश को हाई रखते हुए। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कहने का क्या मतलब भैया, बहुत इंग्लिश बोल दिया आप, चलिए देखते हैं हिंदी में क्या होता है। कहने का मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट जो ज्यादा मोर रिएक्टिव है वो किसको रिप्लेस कर देगा, किसी कंपाउंड में लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। चलिए भैया कैसे होगा देख लेते हैं एक बार। तो मान लेते हैं ये हमारा पास है BC, ये हमारा बबलू हो गया, ये हमारी चेरी हो गई। अब भैया चेरी तो समझदार होती है, लड़कियां तो हमेशा अपना समझदारी देख ही लेती है। यहां पर मान लेते A अक्षय आ गया। अक्षय भैया हीरो टाइप्स आदमी है, तो हीरो टाइप्स आदमी क्या करेगा, चेरी को अप्रोच करेगा। ये A अप्रोच करेगा चेरी को कि भैया आप बबलू को छोड़ दीजिए, मेरे साथ आइए। लड़कियां तो होती है समझदार, जैसे मैंने बताया, वो कहेगी भैया सही बात बोल रहा है, बबलू तो बोका है, इसके साथ तो हमें भविष्य दिख ही नहीं रहा। तो ये क्या करेगी, रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ, A के साथ, तो बन जाएगा हमारा AC। अब AC का नया रिलेशनशिप बन गया, मतलब नया बॉन्ड बन गया, और B हमारा वैसा का वैसा ही रह गया। हमेशा पोजीशन हमेशा याद रखना चाहिए, A किसके साथ जाएगा, C के साथ जाएगा, पीछे वाले के साथ जाएगा। जनरली वैसा ही रहता है क्योंकि लेस रिएक्टिव पीछे रहते हैं। तो जो हमारा ये रहता है A, ये क्या रहता है, एलिमेंट रहता है, और ये जो BC रहता है ये कंपाउंड रहता है, जिसमें A क्या करता है, इस दोनों में से जो लेस रिएक्टिव रहता है उसको रिप्लेस कर देता है। जनरली क्या होता है, ये पीछे वाला ही रहता है। यहां लिखेंगे A is more reactive than B। B के साथ क्या था, A मतलब सॉरी A जो था B से ज्यादा रिएक्टिव था। अब हम लोग देखते हैं इसको, हमको ये बनाने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज को याद करनी पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। तब तक आप नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं करना है तो टेलीग्राम चैनल पे लिंक, मतलब टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में दिया हुआ है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। चलिए अब देखते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे मोस्ट रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। भैया इसको याद कैसे रखें, बहुत पॉपुलर निमोनिक्स है, जैसे कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना के सोडियम में ना, तो एन से ना, कार मांगी, कैल्शियम मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी हाय, क्यों मिली सिल्वर, ऑडी। मतलब इसके निमोनिक्स ये है, इस निमोनिक्स से आप याद कर लीजिएगा, जिसमें मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पोटेशियम होता है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट गोल्ड रहता है। अच्छा भैया, तो क्या होगा, जो हमारा सिल्वर रहेगा, जो हमारा पोटेशियम है, वो इनमें से किसी को भी रिप्लेस कर देगा किसी भी कंपाउंड में। तो समझ लिए ना, हमें की बाज लिए, हमारे बाजे का मतलब ये ठीक है
कि जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट रहता है या कोई भी ऊपर वाला एलिमेंट रहता है वो अपना से नीचे वाला एलिमेंट के कंपाउंड में रिप्लेस कर देता है। चलिए अब एग्जांपल देखे छिए अगला में और रिएक्शन भी पढ़बे। चलिए हम अपना पहला रिएक्शन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो रिएक्शन ऑफ जिंक विथ एसिड, जिंक एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, लिखेंगे Zn प्लस HCl, क्या बना लेगा ZnCl2 प्लस H2 गैस, जो यहां से इवॉल्व हो जाएगा और इसको बैलेंस कर देंगे ऐसे। और फिर दूसरा होता है Zn प्लस H2SO4, अब क्या हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। फिर से यहां पर देखिए मैंने कहा था कि Zn A और C में होता है, A और C ज्यादातर जो पीछे वाला रहते हैं वो लेस रिएक्टिव रहते हैं, ठीक है, तो वो रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब वो रिप्लेस हो जाते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ। अब हम देखते हैं इसमें होता क्या क्या है। तो bubbles are formed around zinc granules, जिंक ग्रेनुअल्स के अराउंड बबल्स फॉर्म होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, उसके बाद TAPR टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क इंक्रीजेज, तो राइज इन टेम्परेचर है तो मतलब क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, H2 गैस इज इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। और चौथा होगा Zn granules dissolves स्लोली, तो Zn ग्रेनुअल्स क्या होगा स्लोली धीरे धीरे डिसॉल्व होगा। सीधा सीधा क्या होगा Zn रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, Zn रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और क्या बन जाएगा ZnCl2 बन जाएगा और ZnSO4 हो जाएगा और H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा, जिसमें जहां हमारा Zn ग्रेनुअल्स रहेगा वहां पे बबल्स का फॉर्मेशन होगा जो दर्शाता है इवोल्यूशन ऑफ द गैस। टेम्परेचर राइज हो जाएगा जो दर्शाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा जो सेम इवोल्यूशन ऑफ द गैस को दर्शाता है। उसके अलावा Zn ग्रेनुअल्स जो रहेगा स्लोली डिसॉल्व होगा। अब अगला हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम उसके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट। तो लिखते हैं हम लोग आयरन क्या होता है Fe प्लस CuSO4, क्या बना लेगा सिंपल भैया FeSO4, तो बन जाएगा हमारा FeSO4 प्लस कॉपर। अब कॉपर तो निकल गया, अब क्या हो जाएगा ये जो हमारा CuSO4 था वो पहले किस कलर का था ब्लू कलर का था जैसे मैंने दिखाया है फोटो में, और अब कैसा बन गया ग्रीन कलर का FeSO4 बन गया। मैंने बताया था ना कि जो FeSO4 का क्रिस्टल होता है वो ग्रीन कलर का रहता है, उस क्रिस्टल में थोड़े थोड़े वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जो FeSO4 पड़ा था और उसमें जो सोल्यूशन थे उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के पाए जाते थे, इसलिए ये क्या हो जाएगा ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। और क्या निकलता आयरन कॉपर रिलीज हो जाता है, और ये जो कॉपर रहता है वो कहाँ जाएगा उसका एक लेयर बन जाएगा आयरन के ऊपर जो क्या रहता है डल और लूज रहता है। चलिए उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। ब्लू CuSO4 solution converts into किसमें ग्रीन FeSO4 solution, और क्या हो जाएगा ब्राउन
लेयर ऑफ कॉपर डिपॉजिट ऑन आयरन नील। आयरन नील पे एक ब्राउन कलर का लेयर डिपॉजिट हो जाएगा, किसका? कॉपर का। और ये जो लेयर रहता है वो कैसा रहता है? लूज एंड डल। बस इतना ही याद रखना। इसमें क्या याद रखना है? कॉपर, जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू रहता है और कन्वर्ट किस में हो जाता है? FeSO4 जो ग्रीन कलर का रहता है, और आयरन के ऊपर एक हमारा कॉपर का लेयर डिसॉल्व हो जाता है जो ब्राउन कलर का रहता है। वो लेयर कैसा रहता है? लूज रहता है और डल रहता है। हम आशा करै छी कि हमर पढ़ाई अहाँ सबके समझ आयल हो। तो अगला क्लास में तो हम लोग पढ़म डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हमार पढ़ाई से अहाँ सेटिस्फाइड छिए तो हमर चैनल के लाइक करियो, शेयर करियो और सब्सक्राइब करियो। और हमरा लेल कोनो भी बात छै तो ओकरा ला कमेंट खुलल छै, कमेंट करियो। तब तक मिलै छी जोश के हाय रखे छिके अगला वीडियो में।